आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। आज हम बात करने वाले हैं 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में। जो विधानसभा के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए उस पर जो चेंजेस हुए, सरकार के इनकम में से चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ, सरकार का जो पूरा कोalition था वो किस प्रकार मेजोरिटी के साथ आया, मेजोरिटी से काफ़ी ज़्यादा आया, किस प्रकार क्या चेंजेस रहे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा क्या रहा जो देवेंद्र फडणवीस जी एक की प्लेयर की तरफ उतर के आए। अगर आप मेरे से पूछेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में, सबसे बड़े की प्लेयर जो रहे वो देवेंद्र फडणवीस जी रहे, और कुछ नारों ने भी काम किया। और जिस फैक्टर को बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के बारे में छोड़ दिया था और उसको वही महाराष्ट्र इलेक्शन में लेके आए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ जो चेंज लेकर आया पूरा, वो स्पेसिफिकली कोई एक फैक्टर नहीं कहा जा सकता, वो कई सारे फैक्टर थे। अब अगर बात करें एग्जिट पोल्स की, 10 एग्जिट पोल के बारे में बताऊंगा तो 5 या 4 एग्जिट पोल महायुति सरकार बना रहे थे। 2 या 3 में से कह रहे थे कि जो हांग असेंबली टाइप हो जाएगा, लेकिन 3 एग्जिट पोल ऐसे भी थे जो महाविकास आघाड़ी को जीतते हुए दिखा रहे थे, मेजोरिटी मार्क के आगे दिखा रहे थे। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इस बात को पहले खारिज कर दिया था कि मैंने 200 से ज़्यादा सीटों का अनुमान सबसे पहले बता दिया था कि महायुति को 200 सीट से ज़्यादा आने ही वाली है, और ऐसा हुआ भी। 200 सीट से ज़्यादा महायुति को आई भी, और इसके कई फैक्टर रहे। अगर आप योजनाओं की बात करें, अगर आप योजना से स्टार्ट करें कि जो योजनाएं चली, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा वो था लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना जो कि एक पर्टिकुलर योजना है जिससे एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो जो औरतों को दिया जाता है कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के लिए, बनने के लिए। वही ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहन योजना है उससे ये इंस्पायर होकर बनाई गई थी। अगर इसकी बात करें तो इसने जो स्पेसिफिकली इसकी बात है, 6% वोट शेयर वुमेन्स का बढ़ा है, वो भी किसकी तरफ, महायुति की तरफ बढ़ा है। इसे साफ साफ अर्थ ये पता चलता है कि बीजेपी का जो ये योजना था, ये पूरी महायुति की योजना थी, ये काम करी। दूसरा, स्लोगन्स की बात करते हैं। मोदी जी आए, उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं इसका स्लोगन दिया। योगी जी आए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। ये दोनों ही नारे पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व को जो रेजोनेट करके लाए, उस पर अगर आप देखेंगे जैसे लीडर्स जैसे कि नितेश राणे, उनके आप बयानों को देखेंगे या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, आप उनकी अगर प्रोफाइल चेक करें तो अगर उनसे ही अगर आप इन्फ्लुएंस निकालना चाहिए किस प्रकार रहा, तो आप इनको क्लोजली फॉलो करते तो आपको पता चल रहा था कि किस प्रकार का हिंदुत्व का एक एजेंडा जो था, जो असली रियल एजेंडा है महाराष्ट्र में और होना भी चाहिए, जो एजेंडा था उसको उभार कर कैसे लेकर आए वहाँ के नेता, जो बूथ लेवल के नेता थे वो लेकर आए। बीजेपी ने अपना जो इलेक्शन में, जो लोकसभा इलेक्शन में उसने चीज़ें छोड़ दी थी, उनको तैयार किया। सोशल मीडिया पर भी उसने कायम किया। सोशल मीडिया पर भी ये दिखाया कि किस प्रकार महाविकास आघाड़ी सारे जो अपने समय प्रोजेक्ट के सभी को कैंसिल कर रहे थे, और हमने वही प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। अगर आप याद करें महाविकास आघाड़ी के समय, तो उसमें जो ट्रेन का मेट्रो शेड था उसका विरोध किया इन लोगों ने, इन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध किया, इन्होंने हर उसका विरोध किया जो कि सेंटर से अप्रूव होकर स्कीम आई थी। ये हर चीज़ का विरोध करना चालू कर दिए थे। तो वो भी उन्होंने परफेक्टली दिखाया कि इनका जो डेवलपमेंट है, इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो पूरा कोalition है वो डेवलपमेंट चाहता है, और इनका जो कोalition है वो एंटाई डेवलपमेंट है। ये एक वोट कंसोलिडेशन का भी पार्ट रहा। आप देखें जो वो खेमा रहा, उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिझाने की कोशिश करी। आप उनके हर स्पीच में देखेंगे। अगर बेसिकली महायुति की बात करें तो महायुति ने हिंदुत्व को लेकर ये इलेक्शन लड़ा है, और विकास के दम पे ये इलेक्शन लड़ा है। अगर आप उनकी तरफ देखें, महाविकास आघाड़ी की तरफ देखें, तो आप ये खुद सोचेंगे कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, वो इनके मुद्दों पर काउंटर एक्ट कर रहे थे, इनके मुद्दों को उठाकर उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, और अल्टीमेटली उसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अगर आप बात करें चाणक्य की, जो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये तो एकदम वो कभी थे नहीं, लोगों ने नाम दे दिया, लोग दे देते हैं, चलिए वो तो एक अलग बात है, लोग दे देते हैं। जो चाणक्य थे, असली चाणक्य यहाँ पर अमित शाह, भाजपा, आरएसएस बन के उभर के आई है। क्योंकि चाणक्य हर बार अमित शाह बन के उभर के आते हैं, इस बार आरएसएस भी उभर के आई। आपको मैं बताऊं आरएसएस की भूमिका लोकसभा इलेक्शन में, आपको ये लोकसभा से लेके आता हूं। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे माननीय श्री जेपी नड्डा जी, उस समय हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि हमको जिनको आना है वो आए, नहीं आना है तो हमको ज़रूरत नहीं है उनकी। तो आरएसएस ने बीजेपी का प्रचार नहीं किया।
अब बात ये हुई कि बीजेपी हर बार लड़ रही थी, अपने दम पे तो नहीं लड़ रही थी, आरएसएस काम कर रही थी, ये बात है। इस बार आरएसएस ने साथ नहीं दिया और वोट बट गया। यूपी की बात करें, वहाँ पे 7-2 से अभी बाईपोल के इलेक्शन हुए, 7-2 से आरएसएस ने वहाँ पे काम किया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा सभाएँ की गई थी, 20,000 से ज़्यादा सभाएँ की थी आरएसएस ने। हवा नहीं बनाती आरएसएस कभी भी, आरएसएस रिजल्ट देख लेके आती है, और वही हरियाणा में उसने किया। आरएसएस ने हरियाणा में वही रिजल्ट दिए, और कैसे दिए? सभाएं कर कर 20,000 से ज़्यादा सभाएं की वहाँ पर। और महाराष्ट्र की बात करें, 60,000 से ज़्यादा सभाएं करी हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, महायुति के लिए। दो बातें थी यहाँ पर भी कि आरएसएस का जो पूरा नागपुर से ही उठा है, और वो लीडर है पर्टिकुलर, वो भी वहीं से ही उठ के आ रहा है, नागपुर से, जहाँ का आरएसएस का बहुत ही बड़ा बेस रहा है, हेडक्वार्टर रहा है, अगर कहें जो कोर पॉइंट रहा है, तो वहाँ से भी आरएसएस का, तो उनका लीडर भी था। और बीजेपी का अब जो आरएसएस को साथ मिलाना, वो काम किया। आप देखिए लोकसभा में इलेक्शन में कितना बुरा हाल हुआ था महाराष्ट्र में, यूपी में कितना बुरा हाल हुआ था, जहाँ जहाँ आरएसएस अपना खेल दिखाती वहाँ कितना बुरा हाल हुआ था। हरियाणा में भी काइंड ऑफ कह सकते हैं बुरा हाल हो गया था। जहाँ जो स्वीप के वहाँ तो स्वीप करना ही था, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ पर ये साफ साफ पता चला कि आरएसएस ने उन जगहों पर काम नहीं किया। और क्यों ना करते वो भाई, उनके पास कोई रीज़न तो था नहीं। बीजेपी की तरफ से ये मैसेज आ रहा था कि वो आरएसएस को लेंगे नहीं, और इस तरफ से भी आरएसएस ने मदद नहीं करी। लेकिन अगर बात करें हरियाणा इलेक्शन की बात करता हूँ, उसके बाद हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में आपने देखा होगा कि किसी को, मैं खुद ही मान रहा था कि बीजेपी की सरकार आने वाली ही नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस की भी क्योंकि देखिए कांग्रेस का ये रहा है कि वो थोड़ा, उनका भी एक अंदर का जो सेल होता है, जो आईटी सेल जो भी है, उनका थोड़ा बुद्धू तो है ही, उनका लीडर जब इतना अजीब सा है तो उसका तो क्या ही कहना। तो उनके जो पूरा इन्फॉर्मेशन सेल जो भी, तो वो भी एक मतलब एनालिसिस करता होगा कि भाई देखो हवा हमारी तरफ है या फिर ऐसा कुछ है, तो हमारी तरफ हमारी सरकार बनने वाली, वो भी एक अनुमानित आ जाता है। लेकिन बात देखिए, हवा से यहाँ काम नहीं चला। आरएसएस मैं कह रहा हूँ बार बार, हवा नहीं बनाती, आरएसएस रिजल्ट दिखाती है। वही महाराष्ट्र में भी किया उसने। लोगों को लग रहा था, एग्जिट पोल में भी दिखा रहे थे कि भाई उतना कोई परफेक्ट मेजोरिटी तो आ नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, 200 के पार लेके आए। 200 के पार ही नहीं लेके आए, 220 के, 235 के वहाँ तक लेके आ गए। अब बीजेपी अकेले 132 लेके आ गई। 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। अजित पवार जी का स्ट्राइक रेट खुद 85% के आसपास रहा। जिसको सबसे कम सीट आने की अनुमानित था अजित पवार जी, उनका खुद 85% के आसपास स्ट्राइक रेट रहा। शिंदे जी खुद उनका स्ट्राइक रेट 57 सीट लेके आए, खुद उनका स्ट्राइक रेट ऐसे ही आसपास के ऐसे 80% या 87-89 के आसपास रहा। तो ये पता चला कि लोगों का जो वोट कंसोलिडेशन है पूरी तरीके से महायुति की तरफ आया है। अब ये भी क्यों हुआ, ये भी एक बड़ी बात है। आप ये बात, हमने योजनाओं की बात करी, लाडकी बहन स्लोगन की योजनाओं की बात करी। तीसरा जो बड़ा फैक्टर रहा हिंदुत्व वाला फैक्टर और डेवलपमेंट, इसको अगर साथ में करके देखें तो ये मैं 4 फैक्टर आपको बताऊंगा। ये तीसरा फैक्टर है हिंदुत्व और डेवलपमेंट का, साथ साथ क्लब कर लीजिए, क्योंकि जो महायुति का कोर मुद्दा था वो हिंदुत्व को और डेवलपमेंट को बताना था कि हमने ये डेवलपमेंट किया। जो लगभग 2 साल ही सरकार चली शिंदे जी की, उन्होंने ये अपने को दर्शाया कि उन्होंने कॉमन मैन की तरह काम किया, कि वो कभी अपने को किंग नहीं समझते थे किसी भी तरीके से, उन्होंने हमेशा कॉमन मैन, और यही आइडिया रेजोनेट भी किया लोगों के बीच में। आप उनको देखेंगे बार बार, अभी भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी कहा था मैंने कॉमन मैन की तरह काम किया, इसी लोगों का आइडिया मेरी तरफ आ रहा है, लोग मुझे चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। और अब मेजरली लोग को जाके देखें तो लोग यही कह रहे थे कि वो चाहते हैं शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनना, सीएम बनना चाहते हैं। कुछ मेजर लोग कुछ जो थे वो चाहते थे, अगर आप लोग का इंटरव्यू देखें जो वहाँ लोग होता है। ये डेवलपमेंट का और हिंदुत्व का जो दोनों का मुद्दा था, क्योंकि हिंदुत्व का बीजेपी ने अपने तरफ एकदम स्ट्रांग करके रखा, और जो डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट हिंदुत्व दोनों बीजेपी ने करके रखा। इस तरफ से अगर आप शिंदे जी की तरफ से देखें, उन्होंने डेवलपमेंट और हिंदुत्व को थोड़ा हिंदुत्व और डेवलपमेंट मेजरली करके दिखाया। और एनसीपी के जो अजित दादा थे, उन्होंने डेवलपमेंट को मेजरली फोकस करते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार काफ़ी अच्छा करेगी। जो कि आप ये देखें, अनुमानित ये था कि सबसे कमज़ोर कड़ी अजित दादा होने वाले हैं, लेकिन सबसे मतलब आप देखें सबसे अच्छी कड़ी जो बन के आए वो अजीत दादा थे। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी अगर सेना पे चली भी जाती है तो उसके साथ लेकर आते हैं, वो दादा के साथ सरकार बना लेंगे, इस बार कोई दिक्कत नहीं होने वाली बीजेपी को। चौथा जो मुद्दा रहा वो आप देखें, एक लीडर के नाम में लूँगा, सबसे बड़ा लीडर देवेंद्र फडणवीस। ये नाम अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ये नाम अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है। आप कहते हैं जेनरस जो वर्ड है इंग्लिश में, उस वर्ड का परफेक्ट एग्जाम्पल ये पॉलिटिशियन है। ये आदमी लगभग 6 महीने में पूरा काया पलट करता है भाजपा का महाराष्ट्र में।
और इतना ज़िम्मेदार है कि लोकसभा इलेक्शन में अपनी ज़िम्मेदारी को खुद लोगों के सामने स्वीकार्य करता है कि भाई मेरी वजह से हुआ ये, जो चेंज था मेरी वजह से हुआ। एक बड़ी पद को, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो होता है, लोग छोड़ते नहीं आसानी से, उन्होंने उसको इस्तीफा देने से कह दिया कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आप देखिए उन्होंने सरकार में रहकर 6 महीने में क्या करके दिखाया सबके सामने है। देवेंद्र फडणवीस का एक एग्रेसिव जो आपने देखा होगा, अगर आप देखें 2019 का या 2014 के इसमें देखें, जो पूरा इनका टाइमलाइन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वो इस इलेक्शन में रहे। इस इलेक्शन में जो एग्रेसिवनेस था वो बढ़ चढ़ के ऊपर आई है। हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व पर सॉन्ग रिलीज़ करना हो, चाहे मोदी जी और योगी जी की जो पॉलिसीज हो उसको साफ साफ लोग को दिखाना हो। आप उनकी स्पीच देखिएगा किस तरीके से वो एग्रेसिव होकर लोगों को बता रहे हैं कि वो वोट जिहाद करना चाहते हैं तो हम भी एक साथ होकर वोट देंगे, वो ये करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे। उन्होंने कोई मुद्दा वहाँ से चुरा कर अपनी तरफ उसको इलेबोरेट करके कुछ अलग नहीं बनाया जो महाविकास अघाड़ी ने किया। इन्होंने उन मुद्दों पर बताया कि अगर वो ये करेंगे तो हम भी एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने ये बताया, डेवलपमेंट का मुद्दा दिखाया, किस प्रकार उन्होंने डेवलपमेंट किया, किस प्रकार महाराष्ट्र का काया पलट की उन्होंने किया। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुओं का दिल जीता, इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र का भी दिल जीता। क्योंकि अगर आप विदर्भ की बात करें, मैं रीजन्स की तरफ भी आता हूँ, यहाँ से हम रीजन्स की तरफ बढ़ेंगे। रीजन्स में अगर बात करें जो मेजरली, मैं आपको रीजन एक या दो रीजन के बारे में बताऊंगा, वो मराठवाड़ा रीजन है। विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ का जो रीजन है वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा कभी रहा नहीं, लोकसभा में तो और ही खराब रहा। मराठा क्योंकि कभी इतना बीजेपी से खुश नहीं होता, और जो अभी मराठा का जो आरक्षण, मराठा आरक्षण का जो बात छिड़ी थी अभी बीच में, वो भी एक बड़ा फैक्टर रही यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे तो उससे लग रहा था कि मराठा का जो वोट शेयर है वो थोड़ा खिसक सकता है, लेकिन इंटैक्ट रहा। सेना की तरफ इंटैक्ट रहा, लोगों को विश्वास था सेना असली यही है। क्योंकि देखिए अगर आप रीजन की बात पे अगर मैं हट के कुछ अगर बात आपको बताऊं, जो शिवसेना की बात करूं, तो मेजर जो आइडियोलॉजी, अगर आप मुझसे पूछे कि क्यों कौन सी अगर असली शिवसेना है, तो मैं कहूँगा शिंदे गुट की शिवसेना है। देखिए वो तो लीगल बात है कि उनके पास सिंबल है, उनके पास झंडा है, उनके पास फ्लैग है, ये सब चीज़ें लीगल बात है, उनके पास MLA हैं, वो भी सब एक लीगल बात है। लेकिन अगर आप बात करें आइडियोलॉजी की, कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी ना करने की, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ने की, डेवलपमेंट करने की, लोगों के लिए विकास करने की, एक कॉमनवेल्थ की तरह काम करने की, वो इस समय की शिवसेना कर रही है। तो जो आइडियोलॉजी माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो छोड़ी थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं शिंदे जी। तो पूर्ण तरीके से असली शिवसेना शिंदे जी की है। अगर हम रीजन की बात करें, आपको मैं बताऊं, विदर्भ रीजन में भाजपा ने बहुत अच्छा किया। मराठा, इसका मतलब ये भी अब पता चल रहा है कि मराठा बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। मराठा अभी तक बीजेपी से बहुत ही नाखुश रहा करते थे, उनका भी एक अपना रीज़न था अलग सा। बीजेपी की हिंदुत्व का, डेवलपमेंट का उनका जो लीडर था, ऐसा कोई बीजेपी महाराष्ट्र में वो ऐसा कोई नहीं था कि जो मराठा को भी लेके। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की बात आप बता दूंगा, उन्होंने मराठाओं को भी लेके आए हैं। जिस प्रकार एग्रेसिवली उन्होंने काम किया है, हिंदुत्व को लेके आए, डेवलपमेंट को दिखाया, मराठाओं को लेके आए, ये पूरा वोट जो कंसोलिडेशन था वो करके आए। उन्होंने ये भी दिखाया सेंटर की क्या नीतियां हैं, क्या नीतियों से काम कर रहे हैं। सेंटर की नीति, मोदी जी को बहुत ग्लोरीफाई किया उन्होंने, योगी जी के नारे को बहुत ग्लोरीफाई किया उन्होंने। और उन्होंने जो जिस प्रकार की जो स्टेटमेंट दिया था कि वो इस समय के नए अभिमन्यु हैं, वो उन्होंने सब सही करके दिखाया। उन्होंने चक्रव्यूह भेद दिया और वो चक्रव्यूह को भेद कर वापस आए। और आप इस पूरे लीडर को देखें, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऐसा कोई अगर, क्योंकि आप देखिए समीकरण देखिए अब यहाँ पर बीजेपी का, ये बहुत ही डिफिकल्ट समीकरण है, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि जो भी आपका प्रेसिडेंट होता है या फिर आपका जो मेजर प्रभारी होता है, वो बहुत आपका मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कार्य करता है आपका। आप देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ब्राह्मण चेहरा है। अब आप देखिए ओबीसी एक बड़ा वोट शेयर है वहाँ पर, तब भी बीजेपी की तरफ वोट खिसका है। अब आप ये देखिए किस प्रकार क्या रणनीति रही होगी कि पूरा वोट अपनी तरफ लाई है बीजेपी। मतलब बीजेपी एक, देखिए बीजेपी का अंदर का जो थिंकिंग होती है, चीज़ें होती हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मीटिंग हुई थी, अमित शाह जी ने सारे स्टेट प्रभारियों को बुलाया था अपने साथ। स्टेट प्रभारियों को कहा था कि भाई आप दिन में क्या करते हो, तो दिन में क्या करके उन्होंने बताया कि भाई हम इतने बजे आते हैं, कार्यकर्ता घर जाते हैं, ऐसा होता है वैसा। तो उन्होंने ये बात कही, भाई ऐसा नहीं होना है, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न दे रहे हैं, आपको ये करना है दिन में, और उस चीज़ को मुझे आप करके मेल कराएंगे आपको जब भी सुविधा, रात में जैसा हो। ये आप देखिए इतनी थिंकिंग, इतनी अकाउंटेबिलिटी बीजेपी अपने अंदर नेताओं की रखती है।
स्टेट प्रभारियों की रखती है। तो इस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ब्राह्मण चेहरा होने के बाद भी, बीजेपी एक ब्राह्मण चेहरा होने के बाद भी उनको साथ में लेकर एक सबसे बड़े नेता के तौर पर, सबको जन के नेता के तौर पर चुनकर जो लेकर आई है, वो एक सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने काम से सिद्ध किया है कि वो इस पोस्ट के लिए, सीएम के पोस्ट के लिए सबसे उच्च दावेदार सही, पूर्ण रूप से सही है। लोगों ने बड़ी अफवाह फैलाना शुरू करी कि इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया जब लोकसभा में डिबैकल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो चेंज आया है वो काफ़ी एक सराहनीय है, कहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी का। तो देवेंद्र फडणवीस जी एक बड़े नेता हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस जी हैं। अगर आप पूरे महायुति में देखें, देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम के लिए फाइनल हो चुका है। वो कंफर्म ही था, सभी को पता था, बस फॉर्मेलिटी बाकी थी, वो उन्होंने कर दी। तो ये योजनाएं रहीं, ये जो गेम चेंजर आदमी रहा वो। अगर आपको शिंदे और अजीत पवार जी के बारे में बताऊं तो शिंदे जी ने, देखिए, जो कॉमन मैन जैसा काम, वो एकदम बात सही कह रहे थे, कॉमन मैन जैसा काम उन्होंने किया है, कॉमन मैन की तरफ रहा है। एक अब ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो हाँ, ये बात रहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ही ज़्यादा पकड़ रखते हैं। अगर आप देखें शिंदे जी की तरफ उतना ब्यूरोक्रेसी पर उतना पकड़ नहीं रहता है, लेकिन फडणवीस जी और अजीत दादा वो जाने ही जाते हैं ब्यूरोक्रेसी पर अपना पकड़ बनाए रखने के लिए। तो ये हम देखेंगे कि अभी आने वाले समय में जो शिंदे जी थोड़े नाखुश हैं इस बात से, सबसे पता चल रहा है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो सीएम थे, अब वो डिप्टी सीएम होंगे। कल शपथ समारोह है, तो डिप्टी सीएम होने पर थोड़ा दुख तो होगा ही, क्योंकि अब वो ऑर्डर्स दे रहे थे, अब वो ऑर्डर्स लेंगे, उनको चीज़ समझनी पड़ेंगी। अब उनको गृह मंत्रालय भी छोड़ना पड़ा। अब वो इस प्रकार ऐसा लग रहा था काम कर रहे थे कि जो आपको करना है वो करिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको मतलब एक सेल्फलेस नेता जो होता है वैसे उन्होंने काम किया, क्योंकि उनका अगर बयानों को तौर पर देखें, उन्होंने अपनी जितनी भी नाराज़गी थी वो मन में होगी, मनमुटाव होगा, तो वो साइड में रखा, दिखाया नहीं कभी। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से, आपको जो करना है करिए, मेरा फुल सपोर्ट है। एक तरफ एक मनमुटाव रहा, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। अजीत दादा, अच्छा, अजीत दादा ने, देखिए, हिंदुत्व का फैक्टर ये बड़ी, आप अगर इसे नोटिस करें अजीत दादा की, तो अजीत दादा ने हिंदुत्व का फैक्टर, आप देखिए, योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी उन्होंने थोड़ा अपोज किया था बीच में, लेकिन तब भी उनकी सीटें काफ़ी, देखिए, 85% के स्ट्राइक रेट के साथ बहुत अच्छी सीटें लेके आए थे। अजीत दादा, मुझे खुद लग रहा था कि उनकी सीटें इतनी नहीं आने वाली, लेकिन खुद उनकी सीटें काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बढ़ चढ़ के आई हैं। और ये अजीत दादा की हो सकता हो वहाँ पर एक डेवलपमेंट का भी रहा, क्योंकि एक ये भी है, क्योंकि लोग कभी कभी जब वोट देते हैं, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, उनको पता होता है कि भाई यहाँ पर इसका कैंडिडेट खड़ा होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली जिताना उनको नरेंद्र मोदी जी को है। काफ़ी जगहों पर ऐसा भी होता है जो उनको नरेंद्र मोदी के नाम से वोट पड़ रहा होता है, तो नरेंद्र मोदी के नाम से भी काफ़ी ऐसे लोग जीत जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर। देखिए, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद फडणवीस जी का, फिर उसके बाद ये दो नेता, तो ये एक फैक्टर, लाइन ऑफ जो हायरार्की है, इसको भी एक वहाँ पे काम रहा, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा वहाँ पर काम करने का। अगर ये तो चलिए महायुति की बात हो गई, महायुति का तो अपना रहा, महायुति ने काफ़ी अच्छे से कार्य किया और वो रिजल्ट लेके आई। महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं, जो इतनी बुरी तरीके से 20 सीटें यूपीटी को आई, 16 सीटें कांग्रेस को, जो नाना पटोले जी बता रहे थे कि बहुत बड़ी सीटें आने वाली, प्रचंड जीत होने वाली है, तो वो तो चीज़ नहीं हो पाया। उनको क्या कहा जाए, अच्छा, उनको याद भी, जलेबी की बात भी याद आई। चलिए, अच्छा, इनकी तरफ जो चाणक्य जो कह रहे थे, चाणक्य कहिए, मैं तो नहीं कहता हूँ कभी उनको चाणक्य, लोग उनको चाणक्य, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता नहीं उससे क्यों बढ़ चढ़ के बोलते रहते चाणक्य चाणक्य चाणक्य, कोई चाणक्य नहीं है वो। आप उनके तरफ देखें, शरद पवार सबसे कम सीट, जिनको पूरे महाविकास अघाड़ी में अपनी क्षमता के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटें दी गई, सबसे कम सीट वही लेके आए। 10 सीट आए शायद, 10 सीट के आसपास आए हैं, जो सबसे कमजोर कर रही। देखिए, महाविकास अघाड़ी के लिए आप ये बताइए, बस आप सिंपल ये कहिए, एंटी डेवलपमेंट का पोस्टर बॉय बनना, सेकंड, आपकी लीडरशिप सही नहीं होना, तीसरा, हिंदुत्व को आपने छोड़ देना, चौथा, क्योंकि बाला साहेब वाला जो फैक्टर रहा, जो उद्धव जी का वाला फैक्टर, उन्होंने हिंदुत्व को पूरा छोड़ दिया था। जो मुगलों को शहीद बताना, हिंदू हृदय सम्राट बोलने से बचना, बाला साहेब ठाकरे को हिंदुत्व पर बात करने से हटना, छिपना, वो फैक्टर रहा, ये सब फैक्टर है। एंटी डेवलपमेंट वाला तो बता चुका हूँ आपको, उन्होंने किस प्रकार से सारे, जब उनकी सरकार से जब उन्होंने सब कैंसिल कर दिए थे, जितने भी सबको अपोज कर रहे थे वो, तो उनका ये फैक्टर रहा। तो एक बड़ा फैक्टर एंटी डेवलपमेंट का भी रहा, उनके लीडरशिप का भी रहा, हिंदुत्व को छोड़ने का भी रहा, वोट याद वो कराना चाहते थे, वोट जो एक पर्टिकुलर ग्रुप का वोट लेना चाहते थे, वो भी उनको थोड़ा बहुत मिल ही गया, वो उनको आपस में मिल गया थोड़ी बहुत जगहों में, और कहीं मिल नहीं पाया। जहाँ जीतना था वहाँ पे मायावती ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और उस प्रकार जीत गई। महाविकास अघाड़ी का कोई ऐसा कोई आप कहें कि भाई कोई मुद्दा था, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। आप सिंपल बात करें, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था।
कोई मुद्दा नहीं होता है तब आपका हार होना तय होता है। तो ये रहा महाराष्ट्र का पूरा सार। अब ये इलेक्शन साइकिल इस पूरे साल का खत्म हुआ, एंड में जाकर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई बीजेपी के लिए। इस साल एक बुरी खबर से स्टार्ट हुआ, लेकिन दो अच्छी खबरों के साथ, जो हरियाणा और महाराष्ट्र जो सबसे बड़े गढ़ थे वहाँ मिली। कभी राज्यों में और सरकारें बनी है, टीडीपी की सरकार वहाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ से बातें, वहाँ उन सब की बातें करेंगे। उड़ीसा में सरकार बनी, वो सब बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उस समय, लेकिन जो मेन जो आपको काम था जहाँ पे चेंज लग रहा था आएगा, लेकिन वहाँ चेंज कोई नहीं आया। यूपी में भी अगर बाई इलेक्शन की बात करें, 7-2 से बीजेपी एनडीए ने पूरा वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लोग कह रहे थे कि नहीं 7-3 से माफ़ कीजिएगा, 7-3 से वहाँ पर ऐसा हुआ। लोग कह रहे थे कि वहाँ पर भी नहीं होने वाला। मुझे ये अनुमान था कि 7 सीटें आने ही वाली हैं बीजेपी को वहाँ पर, ये इसमें कोई वो इफ़ एंड बट वाली बात नहीं है। लोग 5-6 दिखा रहे थे, लेकिन 7 आ गई वहाँ पर, जिस प्रकार अनुमानित था मेरा। और उस प्रकार से इलेक्शन साइकिल इस साल ख़त्म होता है। अब जो इलेक्शन साइकिल हमें देखना होगा वो होगा दिल्ली का, और हम जो बात करेंगे दिल्ली का और बिहार का। अगले साल के इलेक्शन काफ़ी, क्योंकि ये दो स्टेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए क्योंकि दिल्ली में आप देखिए पॉलिटिकल टर्मोइल थोड़ा सा ज़्यादा है कि 7 सीट बीजेपी ने स्वीप करी है, हर बार करती है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा अनुमानित लग रहा है, अभी तक जितना समझ में आ रहा है, जितना सुनने में आ रहा है, जितना वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी से लग रहा है कि इस बार जो वोट है, मुझे लगता है कि आप फिर से आने वाली सरकार में, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो कम होगा। इस बार सीटें कम आएंगी आपको, इस बार सीटें कम आएंगी। वो किस तरफ भी जा सकती है, बीजेपी की तरफ जाए चाहे कांग्रेस की तरफ जाए, सीटें कम आने वाली हैं आपको। मेजोरिटी मेरे हिसाब से ले आएंगे, लेकिन सीटें कम आएंगी जितनी पिछली बार से आई हैं। अगर आप बात करें बिहार की, बिहार में देखिए थोड़ा मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जनसुराज की जहाँ बहुत जगह तो 3-4 जगह लड़े हैं शायद, जितना मुझे याद है 3 जगहों पर इन्होंने, इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। उन्होंने काम समीक्षा कर लेंगे इस बात की। मुझे ऐसा लगता है जनसुराज का सरकार में नहीं आने वाली, ये पूर्णतः कंफर्म है, सरकार में जनसुराज नहीं आने वाली। लेकिन जनसुराज वोट काटेगी, आरजेडी का काटेगी, जेडीयू का काटेगी और बीजेपी का भी काटेगी वोट। जहाँ जहाँ इनका कैंडिडेट खड़ा होगा वहाँ पे वोट कटेंगे, वोट बटेंगे। और कहीं बहुत जगह मैं समझता हूँ कि एक डिसाइडिंग फैक्टर जो हर बार जेडीयू बन के आती है, उभर के आती है, इस बार जनसुराज भी बन के आ सकती है। तो वहाँ पर एक आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से हंग पार्लियामेंट होगा, मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिलेगी। जब अगर जनसुराज किसी के साथ गठबंधन करके काम करना चाहे तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा है वो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सरकार भी नहीं बनने वाली। तो इस बात से कोई वो तो मेरे हिसाब से नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ मुझे लगता नहीं उनकी सरकार बनेगी, अनुमानित जैसा है उनकी सरकार बनने नहीं वाली। कुछ वो एक अच्छा अमाउंट लेके आएंगे जिससे सरकार बनाने में उनका योगदान हो सकता है। तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। जितना अनुमानित है वहाँ सरकार जनसुराज की तो नहीं बनने वाली। हाँ ये हो सकता है कोalition के साथ जेडीयू जनसुराज जो बीजेपी की बन जाए, वो एक फैक्टर हो सकता है वहाँ पर। तो ये रहा इस साल का इलेक्शन साइकिल, जो आपको अगले साल का है वो भी थोड़ा बता दिया। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।